हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर सबसे पहले लिक्विड स्टेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इनके बारे में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जनरली फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, जिसे हम कहते हैं अंतः आणविक बल का नाम देते हैं। तो आज का सबसे पहला हेडिंग है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में समझना होगा। तो हेडिंग है आपका वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हेडिंग क्या है आपका यहाँ पर? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अंतः आणविक बल का नाम देते हैं। अंतः आणविक बल का नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं। जनरली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। नेचर कैसा होता है? नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वो कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मेनली दो क्लासेस में या टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ठीक है। इनको टू टाइप्स में बांटा गया है और वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? कोहेसिव फोर्स और दूसरा है वो है एडहेसिव फोर्स। ससंजक बल और आसंजक बल, ये दो तरीके के फोर्स हैं। कोहेसिव फोर्स मतलब ससंजक बल और एडहेसिव फोर्स मतलब यहाँ पे क्या है? आसंजक बल से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे पहली हेडिंग वो है कोहेसिव फोर्स और दूसरी है एडहेसिव फोर्स। तो इन दोनों को कंपेयर के थ्रू हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक साइड हम लिखेंगे कोहेसिव फोर्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे एडहेसिव फोर्स। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? एडहेसिव फोर्स लिखेंगे, ठीक है। तो जो कोहेसिव फोर्स है ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, बिटवीन molecules of same substance, between molecules of same substance is known as cohesive force। और ये जो फोर्स है ये लिक्विड में क्या होता है? लेसर होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। लेसर इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेज, एंड लीस्ट इन गैसेज में सबसे कम होता है। वहीं पे एडहेसिव फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है
तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of different substances ठीक है, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स लगेगा तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन या एडहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 drops ऑफ अ लिक्विड, और इसी के साथ साथ अगर हम जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 2 drops ऑफ वाटर, तो 2 drops ऑफ वाटर यानी कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ये 2 ड्रॉप हो गए, इनके बीच अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यहाँ से दोनों एक बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। यहीं पर एडहेसिव फोर्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल लिख सकते हैं राइटिंग विथ चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखना, ये क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स का काम होता है। ठीक है, राइटिंग विथ चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड, क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी कि सिंपल सा समझिए, जैसे कि हम इस वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये जो मार्कर है, मार्कर की जो इंक है इस सरफेस पर जाके चिपकती है, तो ये एडहेसिव फोर्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे लिक्विड की जो ड्रॉप्स हैं यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोहेसिव होता है। मान लेते हैं हमने एक ग्लास, जैसे ये ग्लास है, कौन सा ग्लास है, ये आपका ग्लास है, यानी कि कांच का हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, उसमें हमने पानी रखा है। अब इस पानी को अगर हम फेंक दें तो भी आप देखेंगे इस ग्लास की सरफेस पर अंदर की तरफ पानी की बूंदें लगी होंगी, और जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। यानी कि ग्लास के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव फोर्स लगेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। तो अगर पानी ग्लास पर चिपका हुआ है, इसका मतलब पानी और ग्लास के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है देन वाटर के कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, नया टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। आपका अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव का नाम देते हैं। तो सरफेस टेंशन ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स as if it were under tension somewhat like a stretched elastic membrane is called surface tension। यानी कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत इसकी जो मुक्त क्षेत्रफल होता है यानी कि मुक्त पृष्ठ होता है या फ्री सरफेस होता है, वो हमेशा सबसे न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलना चाहता है खुद को। ठीक है, और ऐसे समय में उस पर एक टेंशन लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टेंशन में। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस यानी कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है, ट्राइज टू हैव मिनिमम
सरफेस एरिया ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया में बदलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं इसके लिए भी सुनिएगा, ठीक है। एंड बिहेव्स लाइक टेंशन्ड स्ट्रिंग, ठीक है, एंड बिहेव्स लाइक टेंशन्ड स्ट्रिंग एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को जनरली हम T से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/L के बराबर। T इक्वल टू क्या होता है, F/L। यानी कि लिक्विड की सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ले लें तो इस इमेजिनरी लाइन पर यानी कि इसके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस का टेंशन कहते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। अर्थात ये जो लेंथ है इस लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यानी कि जो लाइन है इसके पर यूनिट लेंथ पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप हैज स्फेरिकल शेप। छोटी सी लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। एज ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। और साथ ही साथ फॉर अ गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि लिक्विड हमेशा या लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो ट्राई करती है हमेशा कहाँ पे जाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम सरफेस एरिया गेन करना चाहती है। तो लिक्विड की छोटी सी ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल या स्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है, स्फेरिकल शेप क्या करती है, गेन करती है। लिक्विड की छोटी सी ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप जो है वो गेन करती है, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, वो होता है स्फेयर का, ठीक है। इसलिए लिक्विड की छोटी बूंदें हमेशा स्फेरिकल शेप को क्या करती हैं, गेन करती हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि ये आप देख रहे हैं फ्री सरफेस है मान लेते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड की फ्री सरफेस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। उस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव का नाम देते हैं। और जो सरफेस टेंशन है उस सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, यानी कि जो फोर्स आप देख रहे हैं ये फोर्स इस लाइन के हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बीइंग परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि सपोज दैट ये लिक्विड की सरफेस है तो इस पर एक टेंजेंशियल ऐसे फोर्स अप्लाई होगा जो कि इस लाइन से कैसा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये उस लिक्विड की सरफेस को टच करते हुए यानी कि बस स्पर्श करते हुए टेंजेंशियली वो क्या करेगा, मूव करेगा, पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की डिफिनीशन F/L यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। क्लियर। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जिसे F/L से डिनोट करते हैं। जो सरफेस टेंशन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ द्रव के लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस और लेंथ ऑफ लाइन कंसीडर्ड, यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला कितना था,
T इक्वल टू F अपॉन L, ये फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का। ठीक है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, न्यूटन यानी कि mlt-2 और मीटर यानी कि यहाँ से L हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली आपको मिलेगा mt-2। कितना मिलेगा, mt-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। CGS में डाइन पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। साथ ही साथ इट डिपेंड्स only on the nature of liquid, only on the nature of liquid, यानी कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। only on the nature of liquid and independent of the area and independent of the area of surface or length of the line drawn, और लेंथ के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ एरिया ऑफ सरफेस के भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। ठीक है, और इसका मेन कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। कैसी फिनोमेना है, मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, और इसका मेन जो रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल का नाम देते हैं। तो मेन रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है फोर्स ड्यू टू। यहाँ पर अगला है एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में। तो जैसा कि आपने सरफेस टेंशन का मतलब समझा कि सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड स्टेज में अप्लाई होता है, और लिक्विड की सरफेस पर लगने वाला एक ऐसा टेंशन है फ्री सरफेस पर जो हमेशा उसकी सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन पर। यहाँ पे अगला है वो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला है when mercury is split on a clean glass plate it forms globules. ठीक है, tiny globules are spherical on the account of surface tension because force of gravity is negligible. The bigger globule get flattened from the middle but have round shape near the edges. यानी कि जब भी कभी हम क्लीन ग्लास प्लेट पर मरकरी की बूंदों को क्या करते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पे, क्लीन ग्लास प्लेट पर मरकरी की बूंदों को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने का मतलब उसको छिड़कते हैं, तो छोटी बूंदें कैसा शेप ले लेती हैं, ये ग्लास प्लेट है और इस पर मरकरी के ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये जो मरकरी की ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो छोटी बूंदें होती हैं मरकरी की, वो कैसी हो जाती है, स्फेरिकल शेप की होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन
क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि हमेशा लिक्विड की जो ड्रॉप है वो ऐसा एरिया लेना चाहती है जिसकी मिनिमम सरफेस एरिया हो, और वो कौन सा होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गया। बिगर ड्रॉप्स जो होती हैं वो फ्लैटेंड हो जाती हैं, लेकिन फ्लैटेंड होने के साथ साथ किनारों पर वो स्फेरिकल होती है, और ऐसा इसलिए होता है फ्लैटेंड। बिगर ड्रॉप्स कैसे हो जाती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, परंतु किनारों पर ये क्या हो जाती हैं, राउंड होती हैं। फ्लैटेंड इन मिडल ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, सरफेस टेंशन यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन इनके जो एजेज हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जब भी कभी हम when a greased iron needle is placed gently on the surface of water at rest so that it does not prick the water surface, the needle floats on the surface of water despite it being heavier because the weight of needle is balanced by the vertical component of force of tension, ठीक है। यानी कि जब भी कभी हम एक निडल को, ठीक है, और जो निडल कैसा किया गया है, ग्रीस्ड निडल द्वारा किया गया है। तो ये तो पहले हमने किसके लिए बताया, मरकरी ड्रॉपलेट्स का, मरकरी ड्रॉपलेट्स के बारे में बताया, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल वो है निडल का, जिसको हमने ग्रीस लगा दिया है। तो ग्रीस्ड निडल है, और इस ग्रीस्ड निडल को हम इस पुट ऑन वाटर सरफेस, इज पुट ऑन वाटर सरफेस। तो जब भी कभी हम ग्रीस्ड निडल को वाटर सरफेस पर पुट करते हैं तो इसका वेट mg होता है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए टेंजेंशियली इस पर क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है, और ये वाटर सरफेस पर बिना डूबे हुए ये तैरता रहता है, ठीक है। तो इस ऐसे समय में यहाँ पर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स अप्लाई होता है, और जो कि इसके वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। ग्रीस्ड निडल इज पुट ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अगर यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लें, और जिसमें मेटल है, मॉल्टेन मेटल है, और उस मॉल्टेन मेटल को वाटर में पोर करते हैं, ठीक है। व्हेन अ मॉल्टेन मेटल इज पोर्ड इनटू वाटर फ्रॉम अ सुटेबल हाइट, एक हाइट से हम क्या करते हैं, मॉल्टेन मेटल को वाटर में पोर करते हैं। द फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ मेटल ब्रेक्स अप and the detached portion of the liquid in small quantity acquire the spherical shape। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है। यानी कि अगर हम मॉल्टेन मेटल को एक हाइट से क्या करते हैं, एक हाइट से हम इसको सुटेबल हाइट से वाटर में ड्रॉप करते हैं, तो ऐसे समय में ये मान लेते हैं वेसल है जिसमें वाटर रखा गया है, और इस वाटर में हम मॉल्टेन मेटल को भेज रहे हैं। एक बर्तन में मॉल्टेन मेटल रखा गया है, और ये जो मॉल्टेन मेटल है इसको हम यहाँ पे जब गिराते हैं तो ऐसे समय में इसका फ्लो तो यहाँ पे बना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा तो लिक्विड इसके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, स्फेरिकल शेप में ड्रॉप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि साइज के बॉल बनना स्टार्ट हो जाते हैं स्फेरिकल शेप में। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहीं पे शेविंग ब्रश की बात करें तो हेयर ऑफ शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर इज स्प्रेड आउट, बट एज सून एज इट इज टेकन आउट इट्स हेयर स्टिक टुगेदर। यानी कि जब भी कभी हम शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश को पानी में डिप करते हैं तो ऐसे समय में उसके जो ब्रश हैं, यानी कि जो उसके हेयर होते हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके हेयर आपस में क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और ये भी किसका एग्जाम्पल है, सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे
फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है वो है टेम्परेचर, सबसे पहला और मेन फैक्टर है और वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड decreases with rise in temperature, तापमान बढ़ाने पर लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करता है। यहीं पे द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0 एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इट वैनिसेज एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड becomes zero at its boiling point, ठीक है, एंड वैनिसेज मतलब पूरी तरीके से खत्म, यानी कि सरफेस टेंशन उस पर अप्लाई नहीं होता है, एंड वैनिसेज एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रांतिक ताप पर, लिक्विड के क्रांतिक ताप पर सरफेस टेंशन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर से उस पर अप्लाई नहीं होता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा क्यों होता है, क्यों सरफेस टेंशन यहाँ पे वैनिश कर जाता है, इसके बारे में भी सुनिएगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज फॉर लिक्विड एंड गैसेज बिकम्स इक्वल एंड लिक्विड कैन एक्सपैंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, लिक्विड कैन एक्सपैंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम देखें क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो ऐसे समय में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बिकम इक्वल, और ऐसा होने के कारण जब भी कभी ऐसा होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड और गैस का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे समय में जो लिक्विड है वो बिना रेस्ट्रिक्शन के क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। देन लिक्विड कैन एक्सपैंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, और उसका जो सरफेस टेंशन है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि अगर हम फैक्टर्स की बात करें सरफेस टेंशन के, तो सबसे मेन फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सरफेस टेंशन लिक्विड का है वो डिक्रीज करता है, और एक लिमिट के बाद, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को टेम्परेचर के हिसाब से हम वेरी करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है Tt इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा टी। इसके लिए एक फार्मूला है Tt इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा टी। T डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे सरफेस टेंशन, 0 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन, अल्फा यहाँ पे है और T है। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, और T क्या है यहाँ पे, T डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये था। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हॉट सूप टेस्ट बेटर देन द कोल्ड सूप, कोल्ड सूप आपको अच्छा नहीं लगता है, हॉट सूप आपको अच्छा लगता है। मशीनरी पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर, विंटर में जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो जैम हो जाते हैं, ठीक है।
इसी के साथ साथ दूसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है इम्प्योरिटीज। दूसरा फैक्टर सरफेस टेंशन का वो है इम्प्योरिटीज। दूसरा फैक्टर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंतर्गत दूसरा है और वो है इम्प्योरिटीज। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज आइदर ऑन द लिक्विड सरफेस और डिजॉल्व इन इट कंसिडरेबली अफेक्ट द सरफेस टेंशन। यानी कि अगर हम देखें तो इम्प्योरिटी का सरफेस पर प्रेजेंट होना या लिक्विड में डिजॉल्व होना सरफेस टेंशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी की लेवल कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इस पे डिपेंड करता है। अ हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर increases the surface tension of water, but the sparingly soluble substance like phenol when dissolved in water decreases the surface tension of water। ठीक है, यानी कि जो impurities हैं it also affect surface tension। ठीक है, it also affects surface tension, depends on degree of contamination किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाईली सोल्यूबल NaCl in water, highly soluble NaCl in water increases the surface tension of water, increases the surface tension। यहीं पे अगर हम स्पैरेंजली सोल्यूबल की बात करें, स्पैरेंजली सोल्यूबल फिनॉल इन वाटर डिक्रीज द सरफेस टेंशन। ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, अर्थात कम करता है। सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि डिपेंड करता है कंटेमिनेशन कैसा है। ठीक है, कंटेमिनेशन अगर कम है तो यहाँ पर कंटेमिनेशन अगर कम है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंटेमिनेशन ज़्यादा है तो सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक हम आपको नए लेक्चर में देंगे। थैंक यू सो मच।